आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार की सैर करवाऊंगा। घर बैठे बैठे आपको बिहार की गलियों में, बिहार के मोहल्लों में चुनाव का माहौल और चुनाव के रंग दिखाऊंगा। हमारे रिपोर्टर बिहार के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिहार के लोगों से बात की। लोग क्या कहते हैं ये आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर कितने समझदार हैं और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात रखते हैं, खुलकर कहते हैं। बिहार की जनता के अलावा आपको आज कैंपेन करने वाले नेताओं की आवाज भी सुनने को मिलेगी। चुनाव के मैदान में उनके तेवर देखने को मिलेंगे। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर मोर्चा संभाले हुए हैं। जयप्रकाश नड्डा पार्टी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिन से बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरे। मैंने कैंपेन के दौरान नेताओं के बयान सुने, रैलियों में नेताओं के भाषण सुने। लगता तो यह कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन का चेहरा भले नीतीश कुमार हो, भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया हो, लेकिन बिहार में फोकस नीतीश कुमार के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, मोदी के नाम पर है और मोदी के काम पर है। बिहार के लोग भी खुलकर कह रहे हैं, मधुबनी, खगड़िया, बेतिया, पटना, मधेपुरा, हाजीपुर, आरा, बक्सर, ये वो इलाके हैं जहां हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बात की और इन लोगों की बात सुनकर आपको समझ आएगा कि बिहार में माहौल कैसा है। बड़ी बात यह कि बिहार के लोकल इश्यूज पर बिहार के चुनाव में बात नहीं हो रही। आज योगी आदित्यनाथ ने जमुई, तरारी और पालीगंज में 3 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और हर जगह उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज उठाए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात की, आर्टिकल 370 की बात की और राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम गिनाए। योगी ने कहा, मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी, ये 2 लोग ऐसे हैं जो हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ऐसे लोग देश की चिंता करेंगे, बिहार की चिंता करेंगे, ये उम्मीद कैसे की जा सकती है। अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय 2 ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। कुछ लोग वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ बड़े अच्छे स्पीकर हैं, भाषा पर कंट्रोल है और वो तरह तरह के उदाहरण देकर अपनी बात समझाते हैं। जैसे आज उन्होंने रामायण का जिक्र किया और बिहार और यूपी के रिश्ते की बात की। योगी ने कहा कि कोरोना संकट के वक्त जब बिहार के लोग वापस लौटते वक्त यूपी से गुजर रहे थे, उस वक्त उनकी सरकार ने बिहार के लोगों का ख्याल रखा, बिहार के मजदूरों के रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम कराया। क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और
इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की बात की, सीए का जिक्र किया, आर्टिकल 370, राम मंदिर, सब पर बात की, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार के कामों का ज्यादा जिक्र नहीं किया। योगी ने तेजस्वी यादव की बात की, राहुल गांधी और ओवैसी का नाम लिया, लेकिन नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया। जबकि योगी वोट नीतीश कुमार की सरकार के लिए मांग रहे हैं। इसलिए मन में सवाल तो आता है कि आखिर बीजेपी के नेता नीतीश की बात करने से कतराते क्यों हैं? इसका जवाब बिहार की आम जनता की बात सुनकर आपको मिलेगा। इंडिया टीवी के संवाददाता बिहार के अलग अलग इलाकों में पब्लिक के बीच जा रहे हैं, लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की बात सुनेंगे तो आपको भी ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा होगा। हमारे संवाददाता पवन नारा आज मधुबनी में थे। मधुबनी आप जानते हैं कि ब्राह्मण बहुल इलाका है। यहां ब्राह्मण और मुस्लिम हार जीत का फैसला करते हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 20-20% है। अब बड़ी बात है कि ब्राह्मण बीजेपी का वोटर माना जाता है। वो आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने को तैयार है, लेकिन नीतीश के नाम पर पीछे हट जाते हैं। मधुबनी के लोग कह रहे हैं कि योगी के कैंपेन से असर तो पड़ेगा, बीजेपी का फायदा तो होगा, लेकिन चूंकि नीतीश से लोग नाराज हैं, इसका नुकसान बीजेपी को झेलना होगा। अरे बाबू, क्या नाम हुआ आपका सर? श्यामदास। श्यामदास जी, तो किस तरफ वोट जा रहा है आपकी बार, क्या माहौल है? इस बार रामदेव जी को टिकट नहीं मिला है। जो आपके कैंडिडेट थे, हाँ, तो किसको मिला है टिकट? मिला है बगल वाला पड़ोसी को मिल गया है। हाँ, तो पार्टी क्या हुई? नीतीश और मोदी की जोड़ी कामयाब की नहीं? नहीं, आप देखिए, अब दूसरा बाजी मार लेगा। दूसरा बाजी मार लेगा, इसका फायदा मिलेगा? हाँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला इसलिए नुकसान हो रहा है। हाँ। तो आपको बता दें कि यह नाव के कैंडिडेट पे है। सर, योगी के आने से फर्क पड़ता है? यूपी चुनाव में तो योगी का असर देखते हैं, बिहार चुनाव में योगी के आने से फर्क पड़ेगा? एक नंबर बढ़िया रहेगा। पड़ेगा? हाँ। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? नीतीश पास के फेल या तेजस्वी युवा? नीतीश तो इस बार फेल है। फेल है? फेल है। तो क्या रास्ता दिख रहा है? आरजेडी? महागठबंधन का जो है, हाँ। एक अपना एक अलग तो हाँ। क्या योगी के आने से नीतीश कुमार बदल सकता है? नीतीश का उसका जो स्टेमिना है वो नीतीश में है नहीं है, तब कौन लोग नीतीश को वोट देगा? तो नीतीश से नाराज है कि बीजेपी से? नाराज हम किसी से नहीं है, हम सबसे खुश हैं। हमको मार खाना है किसी से, लेकिन योगी जी का अलग अस्तित्व है, इनका अलग अस्तित्व है। लेकिन योगी के कहने से वोट मिलेगा? योगी अब यही जो है, किसके लिए वोट कहेगा? वो अगर मांग दे दूसरे के लिए तो मिल जाएगा, मोदी के लिए मांगे तो दे देंगे मोदी को। मोदी के लिए मांगे तो दे देंगे, लेकिन नीतीश के लिए मांगे तो नहीं देंगे। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, जो नीतीश जी को तो नहीं है जिताना है इस बार, जो चाहे हो जाए। चाहे यही अगर बीजेपी अपना अगर कैंडिडेट उतारता बिहार में, जैसे योगी जी यूपी में है, आज के डेट में अगर यूपी में देखा जाए तो हर घर में हफ्ता में, कोरोना टाइम में हफ्ता में 4 बार पूछने के लिए जाता था, लेकिन बिहार में आज के डेट में एक दिन भी पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा, कोरोना से डर लगता है? कोई मास्क नहीं लगाए हैं? एक मिनट, मास्क नहीं लगाए हैं क्योंकि हम लोग अभी पंडित जी हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ में करते हैं, नहीं उतना लगा पाते हैं, नहीं इस चलते हम लोग नहीं लगाए हैं। लेकिन अब एक वोट किधर जा रहा है आपकी बार? अब की बार जो वोट कहीं भी जाए, इस बार तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से इस बार निर्दलीय से मिहिर कुमार झा को वोट होगा, नहीं तो रामदेव महतो के वोट होगा। डिक्लेयर बात। अच्छा, रामदेव महतो किसकी तरफ से है? निर्दलीय पार्टी से है। हाँ जी सर। जी बोलिए। वोट के लिए तैयार? जी तैयार हूँ। तो किसका पलड़ा भारी? तेजस्वी का भारी लगेगा। तेजस्वी का पलड़ा भारी किस बात पे? क्योंकि वो अच्छा है और नौजवान है, नवयुवक है। नवयुवक है, नौजवान है जी। तो नीतीश से नाराजगी है, मोदी से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है, या पहले भी आरजेडी को देते आए हैं? जी नहीं, पहले जो नीतीश के लिए दे रहे थे, हाँ। अब जो है लालटेन को तैयार करना है। अच्छा, आप बदलाव की सोच रहे हैं? जी बदलाव, बिल्कुल। सर, आप क्या सोच रहे हैं? बिहार चुनाव है, किस बात पे वोट तय हो रहा है? वोट जो है ना अब की बार बीजेपी को पड़ेगा, और
यहाँ का कैंडिडेट बदला गया है। बदलने के बावजूद यहाँ का जो पूर्व विधायक जो था वो निर्दलीय से खड़ा हुआ है। अब देखिए माहौल तो अभी 3 टक्कर में बदलेगा। अब उम्मीदवार कौन है, किस कास्ट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिन लोगों की बात आपने सुनी ये ब्राह्मण बहुल इलाके के लोग हैं। यहाँ बीजेपी का अच्छा असर है। इसके बाद भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो मोदी के काम से खुश हैं, मोदी को तो वोट देंगे। योगी ने भी कोरोना के वक्त में अच्छा काम किया, लेकिन नीतीश कुमार कोरोना के संकट के वक्त जनता से दूर रहे, इसलिए वो नीतीश का साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है। लेकिन जब हमारे संवाददाता पवन नारा मधुबनी के मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे तो वहां के लोग इतने मुखर नहीं थे, खुलकर बात नहीं कर रहे थे। मुस्लिम इलाके के लोगों की बात सुनकर यह साफ लगता है कि उनकी एक ही रणनीति है, बीजेपी को हराना, और वो उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। फिर चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे एलजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पार्टी कौन सी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका दावा मजबूत लग रहा है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसका दावा हम किस तरह से बतला दें। अब वक्त और करीब आएगा तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा। पिछली बार तो लालू और नीतीश अलग अलग हुए थे, अब की बार एक साथ थे, अब की बार अलग अलग है। फर्क पड़ेगा? फर्क तो जरूर पड़ेगा। किसके पक्ष में आपको जाता हुआ लग रहा है? जिसको देखेंगे निकल रहा है उसको वोट देंगे, चाहे लाट साहब हो या गरीब हो। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो सब लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वक्त आने पे इलेक्शन के 1-2 दिन पहले जो है से लोगों का मूड बनता है कि किस तरफ वोट जाएगा। किसकी तरफ वोट? लालटेन में। लालटेन में? हाँ, जाइए। पहले भी कि अब भी? अभी है। अभी है। पिछली बार किसको दिए थे? लालटेन में। लालटेन में दिए थे। तो लालटेन के मजबूत वोटर हैं, कह रहे हैं हर बार से हैं। लालू जी तो अभी जेल में है, उससे बदला में नहीं है, लेकिन लालू के साथ हैं आप। हाँ। 15 साल आरजेडी, 15 साल नीतीश बाबू, बीच में दोनों इकट्ठे भी आए। अब क्या सोच रहे हैं? हम लालू के बेटा को वोट देने जा। लालू के बेटा को वोट देंगे। तो पिछली बार कहाँ वोट दिए थे? लालूए में। लालू में दिए थे। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? अब्दुल मंदान। अब्दुल साहब मंदान। तो आपकी झोपड़ी पक्का मकान बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का मकान बनने के कोई संभावना नहीं। नहीं है। नहीं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार। सरकार को? सरकार और किसको? पलटू राम को और बलात्कारी सरकार को। बिहार का फैसला जबान पर करेंगे। कि जिसको एक बार हाँ कह दिया, जान चला जाए जबान पलटे नहीं। किसका हाँ किया है? नीतीश कुमार लालू से मिलके सरकार बनाया। 4-6 महीना के बाद पलट गया। ये पलटू राम नहीं चाहिए। अच्छा, पलटू राम नहीं चाहिए, ठोस जवान वाली आदमी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि बिहार के लोग अपनी बात बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहते हैं। मधुबनी के लोगों की बात सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि जो बीजेपी का सपोर्टर है वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बीजेपी के बड़े नेता इस बात को समझ रहे हैं। ये बात बीजेपी के नेताओं की पब्लिक मीटिंग्स में दिखाई भी दे रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहलगांव, भोजपुर और कैमूर में 3 रैलियां की। हर जगह उन्होंने नेशनल इश्यूज उठाए। भोजपुर की पब्लिक मीटिंग में राजनाथ सिंह ने सीए का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, करप्शन का जिक्र किया। कहा जो लोग करप्शन के आरोपों में जेल में बंद हैं वो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पर कोई असर नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने कहा अब लालटेन का युग खत्म हो चुका है, लालटेन फूट चुकी है और उसका सारा तेल बह चुका है। चाहे हमारे वह नीतीश कुमार हों अथवा सुशील मोदी, बहनों भाइयों, बिहार नहीं भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत उन्हें जेल की हवा नहीं खानी पड़ी है। क्या यह कोई छोटी बात है? जिसके हाथ में हजारों करोड़ रुपए हों उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। और आज तरह तरह की बातें की जा रही हैं। क्या यह सच नहीं है लोगों के घरों में बिजली पहुंच रही है? बहनों भाइयों, लालटेन युग समाप्त हो चुका है। अब ये एलईडी युग आ गया है। एलईडी युग आ गया है। लालटेन युग समाप्त हो गया और लालटेन तब फूट गईल बा और ओकर तेल अब बह गईल बा। अब न पंजा चली और न कोई का कोई खेल चले। ये बात सही कि लालू यादव करप्शन के केस में सजा काट रहे हैं, 2.5 साल से जेल में हैं।
राजनाथ सिंह ने याद भी दिला दिया। आरजी के नेताओं का दावा तो यह है कि लालू नवंबर के पहले हफ्ते में जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी की हकीकत यही है कि इलेक्शन कैंपेन का पूरा दारोमदार तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और जो लोग उन्हें राजनीति में बच्चा समझ रहे थे वो भी तेजस्वी की मेहनत देखकर, उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर और तेजस्वी के अंदाज को देखकर थोड़ी चिंता में तो हैं। तेजस्वी यादव ने आज 12 रैली एड्रेस की। सोचिए, 12 चुनावी रैली एक दिन में। वो कोई लंबा भाषण नहीं देते, बिहार की जनता से ठेठ बिहारी अंदाज में बात करते हैं, सीधा पूछते हैं वोट दोगे या नहीं। और मैंने एक बात नोट की, तेजस्वी यादव अपने भाषणों में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, न बीजेपी के किसी दूसरे नेता की बात करते हैं। उनका फोकस सिर्फ नीतीश कुमार पर है, सिर्फ बिहार की बात करते हैं और बिहारियों की बात करते हैं। देखो भाई, हम ना तो पकाऊ भाषण देंगे ना तो ठकाऊ भाषण देंगे। हम यहाँ फरियाने आए आप लोगों से। अब फरिया लीजिए, आज फरिया लीजिए। 15 साल से बता हुआ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बारे कि ना बारे। गरीबी बढ़ल बा कि घटल बा? बेरोजगारी घटल बा कि बढ़ल बा? कारखाना एको लगल, पलायन रुकल, तो भुखमरी बढ़ले बा। तो काम के ऐसे मुख्यमंत्री जो 15 साल तक गरीबी ना मिटाइले, कारखाना ना लगैले, एक रोजगार ना दिलैले, ना पलायन रोकले, मजदूरों सब हाथ रहता हमारे भाई सब से बूट कर ले। ऐसा सरकार के कोनो फायदा बा? और ऐसा सरकार की कमाई ने कभी ने 4 साल में 4 सरकार देखले वाला कि ना देखले वाला? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो कि जब ब्लॉक जाते हो, जब थाना जाते हैं तो बिना चढ़ावा का कोई काम होता है? सही से बताइए ना। हरियाणा है, सीधा बात करना है, सीधे माइक धरे हैं और सीधे जनता मेरे सामने खड़ी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव के मैदान में हैं। राघोपुर सीट लालू यादव के परिवार की परंपरागत सीट रही है। तेजस्वी इस वक्त यहीं से विधायक हैं। राबड़ी देवी, उनकी मां, यहां से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन 2010 में राबड़ी देवी यहां से हार भी चुकी हैं। इस सीट पर यादवों की तादाद मेजॉरिटी में है। हार जीत का फैसला यादव समुदाय के लोग करते हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि राघोपुर के यादव वोटर तेजस्वी के नाम पर एकजुट हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र राघोपुर के कई इलाकों में गए, कई गांवों में घूमे, लोगों से बात की। ज्यादातर गांवों में लोगों ने यही कहा कि इस बार वो विधायक के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। तेजस्वी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार हैं, इसलिए इस बार तो वोट तेजस्वी को ही मिलेगा। इस बार क्या लग रहा है, हवा किसकी चल रही है? हवा तो इसमें ज्यादा अधिकतर तेजस्वी यादव को चल रहा है। इस बार लगता है जीत जाएंगे? अंदाज तो लग रहा है। पिछली बार नीतीश कुमार साथ थे, इस बार नीतीश कुमार साथ नहीं है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के तो अपना बेस ये नहीं है। वो तो किसी न किसी के गठबंधन में सट के ही अपना काम गुजार लेते हैं। नीतीश कुमार गए, तेजस्वी यादव बहुत पत्ती से जीतेंगे हमारी, मनमंता पत्ती से। अच्छा, ये अनुभव है। लेकिन 2010 में राबड़ी देवी हार भी गई थी। एक बार हाथ दूसरा मतलब से हार गई थी। तो फिर पतका ना, फिर पतक के जीत न गया तेजस्वी। अच्छा, ये तो यहाँ तो यादव वोटर ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा, तो यादवों का मूड क्या है? ये सब तेजस्वी का है। सब लालू यादव के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ? सब तेजस्वी यादव का साथ है। लालू जी जेल में है, इसका असर होगा आपको लगता है? तनको असर नहीं, लोग फंसाया गया है। फंसाया गया है। लालू जी की कहीं पोस्टर भी नहीं लग रही इस बार? ना लगे थे, फंसाया गया है। अब तो फंसा दिया तो क्या करे अब। तो आपका क्या नाम है बाबा? रामबाल राय। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इस बार तेजस्वी आराम से जीत जाएंगे? आराम से तेजस्वी जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो बहुत हमले करता है उन पर, कहता है ये तो 9वीं पास हैं, ये कैसे चलाएंगे? तो 9वीं पास है तो वो अगला बार में कैसे जीतेगा? तेजस्वी हमारे राघोपुर में कोई विधायक के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव इस बार लड़ाई ले रहे हैं। इसलिए हमारी हर एक जनता मन बना चुकी है कि मुख्यमंत्री एक बार उनको बनाने का काम करेंगे। हमको इस बार बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार की इनकी सरकार हमको नहीं चाहिए। इस बार क्या होगा आपको लग रहा है? इस बार तो सब आदमी निशाना साधे हुए है कि तेजस्वी सरकार के, यादव के सरकार मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बार क्या मूड बन गया है इस बार? लालू जी के। अच्छा, क्या वजह है? लालू जी जेल में
और तेजस्वी है ना, उन्हीं का मिलेगा। आपने राघोपुर के यादवों की बात सुनी, यहां माहौल तेजस्वी के पक्ष में है। अब देखिए दूसरी बात, राघोपुर पटना से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 30 किलोमीटर में माहौल कैसे बदलता है। पटना के लोगों की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार से वो लोग भले ही नाराज हों, लेकिन किसी कीमत पर आरजेडी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। बिहार की राजनीति में भूमिहारों की बड़ी भूमिका है, बहुत ताकतवर लोग हैं। भूमिहारों के बीच बीजेपी की पैठ काफी अच्छी है, ये बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं। भूमिहार नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मजबूरी में ही सही एक बार फिर नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। हम लोग थोड़ा सा नाराजगी था, लेकिन हम लोग फिर अपना सोचे विचारे, अच्छा, फिर हम लोग आगे उसी पर। तो नाराजगी कैसे दूर हुई? नाराजगी कहाँ दूर होगा, हम लोग के कोई विकल्प नहीं है। ये असली बात है कि आपके पास विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए तो शायद वो कहते हैं कि चूंकि फिर से आरजेडी की वापसी हो जाएगी, तो इस डर से भी आप साथ आ जाते हैं। हाँ हाँ, यही बात है, यही बात है। आरजेडी को हम लोग लाना नहीं। हाँ सही बात है, यही बात है कि फिर आ जाएगा तो फिर आए फिर से आरजेडी आ जाएगा, इसका डर लगता है। हाँ लगबे करता है। तो बीजेपी और यही तो जेडी वाले कहते हैं। हाँ ठीक है कह रहा है। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि इससे बेहतर नीतीश है? हाँ नीतीश है, बहुत बढ़िया। तो क्या काम हुआ है? वो कह रहे हैं 15 साल हमारा देख लीजिए और 15 साल लालू जी का। तो देखे कि लाल जूता खाते खाते हम लोग थक गए। आपको क्या लगता है मोदी जी का जो असर है बिहार चुनाव में होगा? पूरा होगा था। मोदी या जोगी दुइयों को तो देश के नेता है, तीसरा कोई नेता है? जोगी है के नंबर कोई नहीं। और यहाँ नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, बदौलत नीतीशो है। अच्छा हाँ हाँ, ताऊ का। अच्छा, यानी मोदी जी का चेहरा देखकर नीतीश का साथ? हाँ हाँ हाँ, मोदी जी कह देगा कि नीतीश को नहीं तो नहीं। तो भूमिहारों में क्या नीतीश से नाराजगी है? नाराजगी तो है, लेकिन तब विकल्प का है? अच्छा, विकल्प भी नहीं है। यानी बीजेपी का मोदी जी का चेहरा देखकर आप? जी 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 हाँ। तो यहां तो पूरी तरह नरेंद्र मोदी की हवा है। पटना से 200 किलोमीटर दूर खगड़िया में माहौल बिल्कुल अलग है। गांव में लोग नाराज हैं। आज हमारे संवाददाता अमित पारिद खगड़िया के राजकोठिया गांव में थे। इत्तेफाक से उसी वक्त जेडीयू की उम्मीदवार पूनम देवी गांव में वोट मांगने पहुंच गई। बस फिर क्या था, बिहार के लोगों का असली रंग, अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता सामने आई। पूनम देवी को गांव की नालियां, बिजली के तार, बिजली के खंभे और गंदगी का माहौल सब कुछ दिखा दिया। 12 साल रहते हुए रोड का स्थिति देखिए, क्या स्थिति है। पंचायत भवन का स्थिति देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का हॉस्पिटल देखिए, 4 चक्का 2 चक्का घूरने में, साइकिल घूरने में देखिए स्थिति क्या है। कुछ न बोलो, क्या नहीं मिला? हमारा बुढ़िया पेंशन का मिले। अच्छा, ने अथी मिले, न चावल न गेहूँ हमरा नहीं मिले। दीदी है, बताओ दीदी को। मौसमात उसका नहीं मिलता है। अच्छा, और तब पेंशन भी नहीं मिला? नहीं, हमरा नहीं मिला। कॉल नहीं है, बिजली तार नहीं, पोल नहीं है, रोड नहीं है, निकले कॉल नहीं है, पाइप नहीं देल छै। कोई पाइप देल छै तैस की, उ पाइप तो प्लास्टिक छै, फूट फाट। दीदी आराम से सुनेंगे, आराम से दीदी ने सुन लिया। हमरा नहीं दीदी देखथनी हुआ तब न, हुआ देखथनी तब न। जो काम नहीं हुआ, हाँ, आप हमारे पास आए बोलने के लिए? हाँ, नहीं आए। अभी तो बोलिए, हाँ, अभी बोले हैं। हाँ। जब फिर आपका आशीर्वाद जैसे देते आए हैं, जीतेंगे। जो कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे आपके पास। 50 आदमी छियै अंगना में, सब पोल हमरा ओइ बगल नहीं छै, हम केना बार सब तीर छाप में बनल छियै। कितना पानी हर घर नल आया और कितना हम बिजली लगाए, आपने नहीं बोला। लगेगा, बिजली भी लगेगा ना, पहले देखबै तब। मुख्यमंत्री भी इस टाइम जो है से हम लोग के नजर में ठीक नहीं है। नहीं, तो बदलने का मन है, बदल देंगे जी। तो बदलाव का मन है, आपका मन भी बदलाव का है? जी देखिए ना, आए हैं खर खर करके, देखिए ना रोड का क्या अंजाम है। वैसे नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है, इसलिए नीतीश खुद मेहनत कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने 4 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की। सारण जिले की परसा सीट पर लालू यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने पहुंचे।
चंद्रिका राय इस बार जेडीयू के उम्मीदवार हैं। मंच पर चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या भी मौजूद थी। उन्होंने इस चुनावी सभा में नीतीश कुमार के पैर छुए और इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव की फैमिली पर डायरेक्ट अटैक किया। नीतीश कुमार ने कहा लालू यादव के परिवार में एक यादव की बेटी का अपमान हुआ है। और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई। ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा। शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। लेकिन इसी दौरान नीतीश को एक कड़वा अनुभव भी हुआ। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान ही रैली में आए कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और इससे नीतीश कुमार भड़क गए। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। जरा हथवा उठाओ, क्या को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। बिहार के चुनाव का माहौल देखने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद लगता है कि बिहार में चुनाव की तस्वीर पब्लिक के सामने क्लियर है। चुनाव लड़ने वाले भी माहौल को समझ रहे हैं और चुनाव लड़ाने वाले भी। तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि लोगों के जहन में है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। यही वजह कि तेजस्वी यादव अपने भाषणों में सिर्फ नीतीश कुमार को निशाना बनाते हैं, सिर्फ नीतीश के कामों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते। चिराग पासवान तो साफ साफ कहते हैं कि वो मोदी के भक्त हैं, लेकिन नीतीश कुमार को किसी कीमत पर दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहते। बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बाद लोगों में नाराजगी तो है। एंटी इनकम्बेंसी ये बड़ी मुसीबत बनी हुई है। कोरोना के दौरान मिसमैनेजमेंट हो या फिर बाढ़ के वक्त नीतीश की गैर मौजूदगी, लोग ये भूले नहीं हैं। इसीलिए योगी हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, ये सारे नेता मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर वोट मांग रहे हैं और इसका असर हो भी रहा है। लोग कह रहे हैं वो नीतीश कुमार से खुश नहीं है, लेकिन मोदी के कहने पर एक बार फिर नीतीश को वोट दे देंगे। अब मोदी खुद कैंपेन में उतरेंगे। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी। बिहार इलेक्शन में मोदी कुल 12 रैलियों को एड्रेस करेंगे और लगता है कि नीतीश कुमार को भी उम्मीद है कि मोदी की रैलियों के बाद तस्वीर और बदलेगी। हमारे देश में तो आप देख रहे हैं बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने की जंग चल रही है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में, जमहूरियत का गला घोटने की जद्दोजहद हो रही है। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। पाकिस्तान में इस वक्त हालत काफ़ी ख़राब है। सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन रही है। लोगों ने घरों में सामान जमा करना शुरू कर दिया है। बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई है कि देश में गृह युद्ध शुरू हो गया है। आर्मी और पुलिस के बीच झगड़ा हो रहा है। हालांकि इस खबर पर पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने और पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत सफाई दी, बार बार सफाई दी, लेकिन माहौल तो खराब है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल कमल बाजवा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की सभी बड़ी ऑपोजिशन पार्टियां इमरान खान के खिलाफ एकजुट है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर कराची की सड़कों पर
गो नियाजी गो, गो बाजवा गो जैसे नारे लग रहे हैं। और इस सब के बीच पाकिस्तान की सेना ने वो काम कर दिया जिससे हालात और बिगड़ गए। करीब करीब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पाकिस्तान की पुलिस और सेना आमने सामने आ गए। पाकिस्तान की सेना ने सिंध प्रोविंस के सबसे बड़े पुलिस अफसर को किडनैप किया, प्रेशर डालकर नवाज शरीफ के दामाद के खिलाफ FIR रजिस्टर करवाई और उनके अरेस्ट वारंट पर साइन करवाए। फौज के इस एक्शन के खिलाफ सिंध की पुलिस के कम से कम 60 सीनियर अफसर छुट्टी पर चले गए। सोशल मीडिया पर सिंध की IG, एडिशनल IG के छुट्टी पर जाने वाले लेटर सामने आए, चर्चा हुई। इन लेटर्स ने साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान की पुलिस के सीनियर अफसर के साथ न सिर्फ बदसलूकी हुई बल्कि पूरी पुलिस फोर्स का मोरल डाउन हुआ। इसलिए अफसरों ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। जरा सोचिए, अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टियां ही इमरान खान और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विरोध जाहिर कर रही थी, लेकिन अब पहली बार खुले तौर पर पुलिस ने विरोध जाहिर किया। चूंकि नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ एक्शन हुआ है, इसलिए लंदन से नवाज शरीफ ने सबसे पहले रिएक्ट किया, आर्मी पर सीधा अटैक किया। नवाज शरीफ ने कहा, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार की असलियत क्या है, पाकिस्तान को कौन चला रहा है। नवाज शरीफ ने कहा, अब स्टेट वर्सेस स्टेट जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने जो कुछ कहा वो काबिल तारीफ है। IG, एडिशनल IG नवाज शरीफ के दामाद मरियम के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की पुलिस के कई सीनियर अफसर छुट्टी पर चले गए थे। मुल्क में दो मुतवाज़ी हुकूमतें चल रही हैं और स्टेट अबव द स्टेट है, वो आज मेरा ख्याल है कि साबित हो गया है। मुझे बताया जाए कि किसने उठाया IG को और किसने उसे ज़बरदस्ती जो है वो FIR दर्ज करवाई और किसने ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाए। मैं सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूँ जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का सबूत दिया है और उन्होंने जो है वो आज इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया है, जो मैं समझता हूँ कि बाकी मुल्क, कौम और सर्विसेज के लिए मशले राह है। इसके बाद नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का सच पूरी कौम को बताया, पाकिस्तान की फौज ने उनकी सरकार के साथ क्या किया ये सब बता दिया, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने उनके दामाद को अरेस्ट करवाकर इसका बदला लिया। नवाज शरीफ ने कहा, अब कुछ भी हो वो सच बताते रहेंगे। जो वाकया हुआ है वो रोज़े रोशन की तरह से सबके सामने है और फिर वो कौन सी मखलूक है जिसने आके ये कार्रवाई की है। सिंध पुलिस कहती कि हमने नहीं की, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया गया, ले जाया गया, सिंध के पुलिस चीफ ने कहा और फिर वो सारी सिंध की जो पुलिस है उसके जो सरबराहान हैं वो छोड़कर चले गए हैं अपनी ड्यूटी को। 60 ऑफिसर्स जा चुके हैं। तो इससे बड़ी क्या सबूत हो सकता है जो आज सिंध की पुलिस ने कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि सिंध की पुलिस ने अपने गैरतमंद होने का बहुत बड़ा सबूत, इसके पीछे इंतकाम है, इसके पीछे गुस्सा है, इसके पीछे के नवाज शरीफ हक़ाइक़ से पर्दा क्यों उठा रहा है और आवाम को सही सूरत हाल से क्यों आगाह कर रहा है और ऐसे किरदारों की शक्ल क्यों दिखा रहा है कौम को, इसके पीछे तो यही कुछ है और लेकिन मुझे तो इसकी परवाह नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की फौज पर ऐसे इल्जाम आखिर लग क्यों रहे हैं। आखिर कराची में ऐसा क्या हुआ था, लोग खुलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2 दिन पहले आज की बात में मैंने आपको कराची में इमरान खान के खिलाफ हुई विरोधी दलों की रैली दिखाई थी, जबरदस्त रैली थी। 18 अक्टूबर को मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान एक साथ मंच पर थे। मरियम नवाज ने इसी रैली में इमरान खान को कायर और कठपुतली कहा था, फौज के पीछे छिप जाने वाला शख्स बताया था।
यही सब बातें इमरान खान को और वहाँ की आर्मी को पसंद नहीं आई, इसलिए कराची की रैली के बाद जैसे मरियम नवाज अपने पति कैप्टन सफदर के साथ होटल पहुंची, कुछ पुलिस वाले मरियम के रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उनके पति कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर दिया। आरोप लगाया कि सफदर ने मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र की सैंक्टिटी को बदनाम किया। इसी के बाद पाकिस्तान में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया। सेना पर संगीन इल्जाम लगे। कहा गया कि सिंध की आईजी मुश्ताक महार को जबरदस्ती किडनैप करके उनसे नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर पर साइन करवाए और इस कार्रवाई के बाद सिंध के पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना को तफसील से बताया। मरियम ने बताया कि यह सब इसलिए किया गया ताकि ऑपोजिशन पार्टी की एकता में दरार डाली जा सके। हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी। तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया। हालांकि बाद में कैप्टन सफदर को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन मरियम ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पिक्चर में आए। क्योंकि सिंध में बिलावल की पार्टी की सरकार है, इसलिए उन्होंने बिना देरी के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमल बाजवा से बात की। जनरल बाजवा ने कराची कोर कमांडर को कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले की जांच के आदेश दिए और फिर सिंध के सीनियर पुलिस अफसरों को समझाया गया, ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील की गई। बिलावल भुट्टो ने भी मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी ISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी उनको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज्यादा इमरान खान की उनकी सरकार की फजीयत हुई। आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच भी बात हुई, इसलिए इमरान खान के जो मंत्री पहले कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि पुलिस वालों का एक साथ छुट्टी पर चले जाना कोई अच्छा मैसेज नहीं देता, ये ठीक नहीं हुआ। अगर इस तरह से एक पूरी पुलिस फोर्स अगर जाएगी रिजिग्नेशन के ऊपर तो अच्छी बात तो नहीं है। इट ऑल्सो शोज़ द काइंड ऑफ आई थिंक द कमांड स्ट्रक्चर का जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसको भी पता जो है वो चलता है। और मेरे ख्याल में अभी हमें तो पता नहीं है, हम तो इसमें पार्टी नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी वाला अगर कोई आप लें लाइन पे तो उनसे पूछें। पार्टी वालों से तो हम पूछ चुके हैं, वो कहते हैं जी हमने जो कहना था बिलावल साहब ने कह दिया। नहीं, लेकिन बिलावल साहब ने क्या कहा है, बिकॉज मुराद अली शाह साहब और बात कह रहे हैं, बिलावल साहब और बात कह रहे हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा संकट क्यों पैदा हुआ, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूं। असल में पाकिस्तान की 11 अपोजिशन पार्टीज ने इमरान खान के खिलाफ 16 अक्टूबर को गुजरावाला में पहली जॉइंट रैली की थी। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने रैली को एड्रेस किया था और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर डायरेक्ट अटैक किया था।
नवाज शरीफ ने कहा था जनरल कमर बाजवा ने ही उनकी सरकार का तख्ता पलट करवाया, उनकी सरकार गिरा दी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। इमरान खान ने नवाज शरीफ की स्पीच को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी थी, तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पर यह बात नहीं दिखाई गई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यह बात पूरी जनता तक पहुंच गई। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फौज की चलती है, आर्मी वालों से सब डरते हैं। इसलिए यह देखकर हैरानी हुई कि सिंध में पुलिस वालों ने फौज के खिलाफ आवाज उठाई, मोर्चा खोल दिया। बड़े बड़े पुलिस अफसर एक साथ छुट्टी पर चले गए। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस वालों को मनाने के लिए आर्मी ने कोशिश की, फौज ने माना कि पुलिस वालों का इकबाल कायम रहना चाहिए। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान में पब्लिक में जितना गुस्सा इमरान खान के खिलाफ है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी फौज के लिए है। इमरान खान को पावर में बनाए रखने के लिए जनरल बाजवा को लोग जिम्मेदार मानते हैं। लोगों में फौज के प्रति कितनी नाराजगी है, लगता है इसका एहसास और फौज के अफसरों को भी हो गया है, इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों से सुलह की। पाकिस्तान में तो सिविल वॉर की सिचुएशन है, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 1 महीने से जंग चल रही है। इन दोनों देशों के बीच हो रही बमबारी की हैरान करने वाली तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। दुनिया के 2 छोटे मुल्कों में पिछले 25 दिनों से जबरदस्त जंग चल रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक छोटे से इलाके पर कब्जे को लेकर जो जंग हो रही है, उसमें सैकड़ों सैनिक और सिविलियंस की मौत हो चुकी है। अजरबैजान की फोर्सेस रॉकेट और हैवी आर्टिलरी को फायर करते दिखाई दी। दावा किया गया कि अजरबैजान की तरफ से की गई बमबारी में आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 27 सितंबर से आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों देशों की सेना के बीच जंग चल रही है। आर्मेनिया का कहना है कि इस जंग से में उसके 700 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, और बड़ी बात है कि इन दोनों देशों के बीच इस लड़ाई में कई और दूसरे देश शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान और टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल ने भी अजरबैजान की आर्मी को हथियार दिए हैं, जबकि फ्रांस, रशिया और ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि रशिया ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आर्मेनिया और अजरबैजान तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में एक ही बात की जंग है, और वो जंग है कोरोना के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से आज भी लापरवाही की तस्वीरें आई। इंडिया टीवी ने इस मुहिम को चलाया है कि कोरोना से कैसे लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों की सीजन में कोरोना का ख्याल रखने की अपील की थी, सावधान रहने के लिए कहा था, लोगों से 2 गज दूरी और मास्क लगाने को कहा था। इसका असर दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के वक्त जबरदस्त उत्साह होता है, लेकिन आज कोलकाता में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। पंडालों के बाहर लोग जरूर पहुंचे थे, लेकिन मास्क लगाया हुआ था, 2 गज की दूरी का ध्यान रखा था। हालांकि आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट अपने पुराने ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हो गया। दुर्गा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित करने वाले आदेश में कुछ ढील दी गई। अब छोटे पंडाल में 15 लोग और बड़े पंडाल में ज्यादा से ज्यादा 60 लोग एंट्री कर सकेंगे, लेकिन ये आम लोग नहीं होंगे, बल्कि पंडाल कमेटी से जुड़े लोग ही होंगे। कोर्ट ने कहा कि पंडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक पंडाल के गेट पर लगानी होगी। हालांकि कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए पुलिस को कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोग खुद ही सावधानी बरतते दिखाई दिए।
चाहिए, इतने सारे प्रिकॉशंस है एंड बहुत ज़्यादा लाइक हमें कॉशंस लेना पड़ रहा है एंड पिछले साल की तरह इस बार नहीं है ना, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा क्या डर है सबके मन में कि मतलब अगला साल आएगा कि भी नहीं, हमें नहीं पता। सो इस बार एंजॉयमेंट भी थोड़ा कम है, जा नहीं पा रहे ज़्यादा। जहाँ पे देख रही हूँ कि मॉब नहीं है, वहाँ पे जब सोच रही हूँ कि एक बार माँ को देख के जाओ, तो ऐसे ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 8 मंथ से घर पे है, तो बस बच्चे के लिए थोड़ा सा बाहर आए हैं। चलिए हम लोगों को एकदम ही बंडल हॉपिंग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि क्राउडेड नहीं हो और आपके पास प्रॉपर मतलब सैनिटाइज़र हो या स्प्रे हो तो ठीक है ना। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके देख सकते हो तो ठीक है। हमें अवॉइड करना चाहिए जितना भी पॉसिबल है, जिस जगह पे भीड़ कम है, आई गेस वी शुड गो, हमें वहाँ जाना चाहिए। जितना हो सके वी कैन अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए भीड़, सो दैट वायरस का स्प्रेड ज़्यादा ना हो। कोलकाता में अवेयरनेस दिखाई दी, सावधानी दिखाई दी, लेकिन मुंबई से निराश करने वाली तस्वीरें आई। कोलकाता के लोग तो कोरोना के खतरे को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन मुंबई में उल्टी तस्वीर दिखी। क्रॉफर्ड मार्केट में ऐसी भीड़ थी जैसे कोरोना को कोई खतरा ना हो। माहौल देखकर लगा जैसे लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, खतरा टल गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किसी को नहीं है। लोग बेफिक्र होकर खरीदारी में जुटे हैं। कई लोग बिना मास्क के बाहर निकले हैं। और ये हालत तब है जब देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और मुंबई में हैं। कल ही प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा था कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लापरवाही करेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज की बात में हम कोशिश करेंगे, कोरोना के खतरे से लोगों को सावधान करेंगे, लोगों को याद दिलाएंगे उन्हें 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने हैं। और अगर कहीं कोई गैर जिम्मेदारी वाला काम करेगा तो उसकी तस्वीर भी पूरे देश को दिखाएंगे, जिससे लोगों को सबक मिले, वो गलती ना करें। हम कोरोना के खिलाफ ये मुहिम जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि इस जंग में आपका साथ मिलेगा और ये जंग हम जरूर जीतेंगे।